जी हां, याद कीजिए अक्टूबर 2019 में महाबलीपुरम की वो मुलाकात जिसके बाद पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान की तरफ थीं, क्योंकि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे। और उसके बाद 2020 में हो जाता है गलवान, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 5 साल बाद वो मौका दोबारा आया है और इस महा मुलाकात पर TV9 भारतवर्ष की नजर लगातार बनी हुई है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। आज रूस के कजान में बहुत बड़ी मुलाकात होने जा रही है। आप इसे महा मुलाकात कह सकते हैं। आज ब्रिक्स समिट के लिए कजान गए पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने वाली है। LAC पर तनाव कम करने को लेकर हुए समझौते के बाद आज होने वाली यह मुलाकात बहुत ज्यादा अहम है। बिल्कुल, दो महाशक्तियों के सुप्रीमो के बीच आज होने वाली इस महा मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। आखिर आज होने वाली मुलाकात में क्या क्या हो सकता है, किस किस मुद्दे पर मोदी और जिनपिंग में बात होगी, आपको सबसे पहले TV9 बताएगा, क्योंकि TV9 पर ब्रिक्स समिट की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जी हां, शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच आज होने वाली मुलाकात की एक एक अपडेट सबसे पहले आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कल पीएम मोदी के साथ हुई 2 मुलाकातों की तस्वीरें भी आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये मुलाकातें दुनिया के लिए काफी मायने रखती हैं। पहली तस्वीर पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई मुलाकात की है, जबकि दूसरी तस्वीर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की है। ब्रिक्स समिट में इन दोनों नेताओं से मोदी की बातचीत काफी अहम है, क्योंकि इन दोनों देशों के सुप्रीमो की वजह से दुनिया के कई देश युद्ध में आज की तारीख में उलझे पड़े हैं। और आज इन मुलाकातों के बाद होने जा रही है महा मुलाकात शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच। और बड़ा अपडेट यह कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने की पीएम मोदी से मुलाकात। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी पेजेश्कियान की मुलाकात हुई। चाबहार पोर्ट और व्यापारिक साझेदारी पर चर्चा हुई। मध्य पूर्व में बिगड़ते हालात को लेकर बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच में। राष्ट्रपति बनने के बाद पेजेश्कियान और पीएम मोदी की यह पहली मुलाकात है। जी हां, ऐसे वक्त में जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है पीएम मोदी की पेजेश्कियान के साथ। वहीं कजान में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पुतिन ने पीएम मोदी का बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी पीएम मोदी ने अपनी बात रखी। कहा कि भारत शांति बहाली में मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, तो पुतिन पेजेश्कियान से ये मुलाकात और इसके अर्थ क्या हैं, इसके मायने क्या हैं, वैश्विक प्रभाव इसका कैसा है, इस पर एक नजर हम डालेंगे। तो मायने क्या है, बिग बॉल के माध्यम से कुछ अहम तथ्यों पर नजर डालते हैं। देखिए, पुतिन पेजेश्कियान से मुलाकात, इसके अर्थ। पुतिन की बात करें, यूक्रेन जंग पर शांति की बात, और पेजेश्कियान से मिडिल ईस्ट में शांति संभव। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भारत लगातार हर तरफ शांति की ही वकालत करता है। पुतिन की बात करें तो पश्चिमी देशों को मैसेज है ये पुतिन की तरफ से कि भारत से दोस्ती कितनी अच्छी है। पेजेश्कियान की बात करें, रक्षा, ईंधन और दूसरे पर सहयोग पर सहमति। जी हां, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल की बात बहुत अहम रही। चाबहार पोर्ट पर चर्चा हुई पेजेश्कियान के साथ। पुतिन और पेजेश्कियान से मुलाकात में निकला क्या, वो आपके सामने है। डॉलर की बादशाहत को एक तरह से पुतिन चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ईरान की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय संपर्क और व्यापारिक साझेदारी पर पेजेश्कियान का जोर रहा। बिल्कुल, अगर रूस पुतिन की बात करें, कारोबार में सकारात्मक वृद्धि। पेजेश्कियान की बात करें तो पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात पर भी बातचीत हुई है। इस वक्त जिस तरह का तनाव है, ऐसे में भारत की भूमिका अहम है। भारत से जो भी मैसेज जाता है, दुनिया उसे गंभीरता से लेती है। जी हां, और अब आपको कजान से आई एक खास तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में शी जिनपिंग को पुतिन कुछ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के ठीक बगल में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। 3 महाशक्तियां दुनिया की, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं। और व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री है, वो भी इन तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। शानदार केमिस्ट्री दोनों नेताओं के बीच।
और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। विनय शुक्ला जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, स्टूडियो में ही रूस में रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपकी राय सर बहुत अहम होगी। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा, जिन्होंने 12 सितंबर को ही टीवी9 भारतवर्ष पर यह खबर ब्रेक कर दी थी कि यह मुलाकात होने जा रही है, यह मुलाकात संभव है, मुमकिन है। और उस वक्त मनीष जो डेवलपमेंट्स हुए थे, जिनका आपने अपनी रिपोर्ट में जिक्र भी किया था, कहीं ना कहीं वो बड़े आधार माने जा सकते हैं। और वहां से चलते हुए आज कजान में हम यहां तक पहुंचे हैं कि दोनों नेता आमने सामने होंगे, द्विपक्षीय वार्ता होगी और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस महामुलाकात से बहुत कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल समीर, देखिए जिस तरीके से इस मीटिंग को लेकर पिछले कई महीने से तैयारी की जा रही थी, इस वक्त जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं जिसमें पुतिन है, जिनपिंग है और मोदी हैं, दरअसल इसी तस्वीर को आप इस मीटिंग का एक बैकग्राउंड समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट पुतिन की पहल में यह तय हुआ कि भारत और चीन को संबंध सुधारना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो चुनौतियां हैं अमेरिका और पश्चिमी देशों की, उससे निपटने के लिए रूस को, चीन को और भारत को एक साथ होना होगा। और उसके बाद जब मोदी सरकार ने तीसरी बार शपथ ली तो जून में यह तय हुआ कि अब चीन के साथ संबंध को नया डायरेक्शन देना चाहिए। उसके बाद जुलाई के पहले हफ्ते में विदेश मंत्री जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री जो है वो अस्ताना में मिलते हैं और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर 25 जुलाई वो तारीख है जब लाओ पीडीआर में विदेश मंत्री जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री एक बार फिर मीटिंग में यह तय करते हैं कि मोदी और जिनपिंग के बीच में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दरमियान बातचीत हो सकती है। और फिर आखिरी मुहर लगती है 12 सितंबर को, जब एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री ब्रिक्स सम्मेलन के लिए ही रूस में रहते हैं। और तब यह तय होता है कि जब कजान में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, चीन के राष्ट्रपति आएंगे, तो उस समय उनकी मुलाकात होगी। तो यह पूरी इनसाइड तैयारी थी, जिसके बाद आज आप देख रहे हैं कि कुछ घंटे के बाद वो महामुलाकात होने जा रही है। बिल्कुल, और तैयारी का उदाहरण या उसके नजीर कह लें, ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं आपको दर्शकों को कि एक साथ एक ही फ्रेम में तीनों विश्व के बड़े नेता नजर आ रहे हैं। विनय शुक्ला सर, आप कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे? एक तो ये पिक्चर पूरे दुनिया में एक ग्लोबल मैसेज कैसा क्रिएट करता नजर आ रहा है, और दूसरी बात कि क्या ये मान के चला जाए कि रूस की मध्यस्थता कई सारे पुराने मसलों को हल करने वाली है भारत और चीन के बीच भी? हाँ, बिल्कुल सही है। बात यह है कि मई के महीने में मॉस्को में होता है एक प्रीमाकोव रीडिंग नाम की कॉन्फ्रेंस होती है इंटरनेशनल, और प्रीमाकोव रूस के प्रधानमंत्री थे भूतपूर्व। उन्होंने आइडिया दिया था दिल्ली में ये इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चीन और रूस की जो त्रिगुट बनाने का सहयोग का, तो उसमें जो विदेश मंत्री हैं लावरोव ने ये कहा था कि हम इसको फिर से जीवित करना चाहते हैं इस त्रिकोण को, क्योंकि भारत और चीन के बीच समस्याएं हैं और हम भारत की का जो रवैया है उसको हम अच्छी तरह समझते हैं जी। तो ये क्लियर हो गया था कि रूस जो है कि चीन पर कुछ दबाव डालेगा। और हाल में इस ब्रिक्स सम्मेलन से पहले जो रूस के रक्षा मंत्री पीकिंग गए थे, वहाँ बातचीत उनकी काफ़ी हुई थी। उसमें ये भी था कि उन्होंने याद दिलाया किस तरह जो चीन और सोवियत संघ के बीच जो बॉर्डर विवाद थे, धीरे धीरे उनको विश्वास लाके सॉल्व किया गया। तो वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जो विजय है एक तरह से राष्ट्रपति पुतिन की डिप्लोमेटिक की, उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये लोग हम तीन जो है। बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की इस मुलाकात के पीछे और जो संबंधों की बहाली होती हुई हम देख रहे हैं भारत और चीन के बीच, जिस तरह का तनाव था उसके बाद इसमें व्लादिमीर पुतिन की बड़ी भूमिका की बात लगातार सामने आ रही है। वहीं कजान में मोदी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने जा रही है। 5 साल बाद दोनों के बीच आधिकारिक बातचीत होगी। LAC पर समझौते के बाद यह मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज होने वाली मुलाकात पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का क्या कहना है।
Yeah, I can confirm that there will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and President Xi Jinping tomorrow, 23rd of October, on the sidelines of the BRICS summit. The exact time and other logistics are being worked out, but the meeting will take place tomorrow. तो ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया की निगाहें हैं। जी हां, मोदी जिनपिंग महा मुलाकात, और हम इसे महा मुलाकात इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया की दो बड़ी शक्तियां और एक लंबे अरसे के बाद ये मीटिंग हो रही है। तो रूस के कजान में मोदी जिनपिंग में बातचीत, और इस बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर। ब्रिक्स सम्मेलन से इतर ये मुलाकात होनी है। बिल्कुल समीर। जी हां, बायलैटरल टॉक्स बड़ी अहम होगी, दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे। बातचीत से संबंधों में और सुधार की उम्मीद है, और दोनों ही देशों के विदेश मंत्रालय ने पहले ही इसकी झलक दे दी है अपने बयान में। संभावित एजेंडा देखिए क्या होगा। एलएसी पर सीमा विवाद को पूरी तरह से सुलझा लिया जाए। निश्चित तौर पर यह इस वक्त भारत और चीन के बीच प्राइम एजेंडा है, ताकि तनाव में कमी हो, और तनाव में कमी तभी संभव होगी जब एलएसी पर हर मसले का हल निकल जाएगा। आगे के एजेंडे पर भी बात होगी कि दोनों देशों के संबंध आगे कैसे रहने वाले हैं। भारत चीन आर्थिक सहयोग एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा विषय है, क्योंकि दोनों क्षेत्रीय आर्थिक ताकतें हैं। बड़ी बात क्या है, तो बैठक के बाद संयुक्त बयान जारी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बयान पर रहेगी नजर। जी हां, 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है। दोनों नेताओं के बीच आमने सामने बातचीत होने जा रही है। बड़ी बात देखिए क्या है, 2020 गलवान झड़प के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है, इसलिए भी इसके मायने कितने अहम हैं, कितने ज्यादा हैं, इसका अंदाजा हम और आप लगा सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस मुलाकात को? क्योंकि गलवान में चीन ने जो हिमाकत की, उसके बाद संबंध सबसे निचले दौर पर पहुंच गए भारत और चीन के बीच, और अब 5 साल बाद जाकर हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों का जो स्टेटमेंट आया है वो सीधे तौर पर इसकी गवाही दे रहा है। अब जब मोदी और जिनपिंग आमने सामने होंगे तो रिश्तों में जो जमी बर्फ है वो पिघलने की उम्मीद है क्या दोनों देशों के बीच? समीर, बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी आज, इसमें कोई सुबह नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि भारत ने जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली थी कि जब तक लद्दाख में और एलएसी पे शांतिपूर्ण समझौता नहीं हो जा सकता, हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। और वो पोजीशन जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेप था, जिसकी वजह से ये आज सब कुछ ये पॉसिबल हो रहा है। और इस मीटिंग से पहले ये एग्रीमेंट होना, जो कि डेपचौक और देपसांग के बारे में, ये भी एक इंडिकेट करता है कि भारत की स्थिति आज कहाँ पर है। बहुत ऊंचाई की पोजीशन से, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से भारत ने बात की है, और पूरी तरह से बताया है कि जब तक आप यहाँ पे शांति नहीं करोगे और ये जो गलत हरकतें एलएसी पे करते हैं वो बंद नहीं करेंगे, तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि पिछले 5 वर्षों में विश्व स्तरीय बैठक में मोदी जी और शी जिनपिंग साथ में नहीं थे, लेकिन कोई भी बायलैटरल नहीं हुई, साइडलाइन में कोई बातचीत नहीं हुई। और मोदी ने बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि ये तभी होगा जब गलवान में और लद्दाख में शांतिपूर्ण समझौता हो जाएगा, और उसलिए उसको मजबूर होना पड़ा। दूसरी बात, हम जल्दबाजी में ना आए। ये एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जहाँ पे समय के साथ हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट है, मतभेद हैं चाइना के साथ बहुत पुराने हैं और गंभीर भी हैं। हम चाइना पे आसान, जैसे कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी हमारे कहा था कि एक विश्वास पैदा करना हमारा सबसे पहला कदम है। उसके बाद डी एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट और डी इंडक्शन होगा, और धीरे धीरे होगा। इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं, अभी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि क्या समझौता हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि 2020 गलवान के पहले की स्थिति में जाएंगे, जिसका बेसिकली मतलब है कि जो एरियाज थे जहाँ पे भारतीय सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी वहाँ पे दोबारा जाएंगी। पेट्रोलिंग के कुछ नियम बनाए जाएंगे, जो कुछ मैंने जो कल सुना है, कुछ लोगों ने कुछ इंडिकेशंस दिए हैं कि पेट्रोलिंग 2 महीने में 2 बार से ज़्यादा नहीं होगी, 15
आदमियों से या सोल्जर से ज़्यादा उसकी तादाद नहीं होगी, एक दूसरे को बताएंगे। इस तरह के कुछ रूल्स ऑफ पेट्रोलिंग निर्धारित किए जाएंगे जिससे कि फिर गलवान जैसी स्थिति कोई झगड़ा ना हो। और ये चीज़ है, महत्वपूर्ण है, लेकिन हमको बहुत धीरे धीरे कदम रखना चाहिए, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिसके ऊपर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आसानी से विश्वास इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भारत का अनुभव जो है वो काफी बुरा रहा है चीन से जब भी हमने नजदीकियां बढ़ाई हैं। तो बहल सर, अब सवाल यहां पर यह है कि एक तरफ सुरक्षा का मसला है, दूसरी तरफ है ग्रोथ। ये बैलेंस कैसे होगा चीन के साथ? मतलब कि आपको सीमाएं भी बचानी है चीन से और दूसरी तरफ उसके साथ मिलकर आर्थिक ग्रोथ भी करना है। इस रीजनल जो पूरा साउथ एशिया का रीजन है, इसमें चूंकि दोनों बड़ी पावर हैं, बड़ी शक्तियां हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। इसमें मैं दो चीज़ें करना चाहता हूं। पहले तो ब्रिक्स के बारे में और उसको लिंक करना चाहता हूं, ये जो एग्रीमेंट भी हुआ है और साथ में हम कैसे ग्रो करें टुगेदर। सबसे पहले चीज़ है कि ब्रिक्स एक ऑल्टरनेटिव है G7 कंट्रीज़ का, यानी कि वो US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान का। तो अगर वो उसके अंदर दो महत्वपूर्ण देश हैं और वो दो देश हैं चीन और भारत। अगर चीन और भारत के बीच में नहीं बनता तो क्या ऑल्टरनेटिव बन सकेगा G7 के लिए? क्या ऑल्टरनेटिव बन सकेगा एक करेंसी के लिए, डॉलर करेंसी या क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट के लिए, प्रोसेस के लिए? तो वो नहीं बन पाएगा जब तक कि भारत और चीन की दोस्ती ना बढ़े। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अहम था पुतिन के लिए भी कि जब वो दिखा रहा है दुनिया को कि वो आइसोलेशन में नहीं है और 30 और देश ज्वाइन करना चाहते हैं ब्रिक्स को, और ये ऑल्टरनेट बन सकता है विश्व में और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा सकता है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि भारत और चीन दोनों के बीच में दोस्ती हो। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम वापस प्री गलवान की स्टेज पे जाएं। अभी प्री गलवान की स्टेज पे हम पहुंचे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो अभी एग्री किया है वो तो पेट्रोलिंग एग्रीमेंट की है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी और साथ में बताना एक दूसरे को और नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो पेट्रोल करेंगे वो फिक्स हुआ है। लेकिन जो बाकी अहम इश्यूज हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, उसको वो साउथ तिब्बत कहते हैं, वो पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश को वो अपना गिनते हैं। उसमें तो नाम भी दे दिया उन्होंने, तवांग का अलग नाम दे दिया और सभी हमारी इंपॉर्टेंट सिटीज का अलग नाम दे दिया। उसी तरीके से कई और एरियाज हैं जो चीन हमेशा से क्लेम करता आया और ये क्लेम उनके बदलते रहे, 1960 से लेके आज तक ये क्लेम बदलते रहे। तो अभी तो उनका ताइवान पे फोकस है, लेकिन जब ताइवान से फोकस हटेगा और वापस भारत पे आएगा तो इन्हीं क्लेम्स के ऊपर भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। तो जब भी हम ग्रोथ की बात चीन से करते हैं तो हमें यह देखना है कि चीन की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में हम अभी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के अंदर हैं और उन पे विश्वास नहीं किया जाता जब तक कि ये ट्रस्ट डेफिसिट ना जा सके। और साथ में ट्रेड भी करना है हमने, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे से बहुत अहम चीजें मिलती हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है या दूसरे सेक्टर्स है, चाहे वो सेमीकंडक्टर सेक्टर्स है या फिर रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, कहीं पे भी अगर हम देखें। आपने कही सर, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स बहुत सारे हैं भारत और चीन के बीच, और चीन की कारगुजारियां बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार नजर आती भी हैं। अब बातचीत के जरिए, क्योंकि भारत ने हमेशा यह जोर दिया है कि युद्ध से किसी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता, बातचीत से ही समस्याएं हल की जा सकती हैं। तो बातचीत में होगा क्या, यह देखने वाली बात है। वहीं भारत और चीन के बीच LAC पर बड़ा समझौता हुआ है। यह समझौता LAC पर शांति को लेकर है। जरा देखते हैं LAC को लेकर क्या क्या समझौते हुए हैं। ये देखिए क्या हुआ है। LAC पर भारत और चीन में समझौता हुआ है। डेप्सांग डेमचोक में दोनों सेनाएं, यानी भारत और चीन दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी, पुरानी पोजीशन पर वापस लौटेंगी दोनों सेनाएं। बिल्कुल, देप्सांग डेमचोक में फिर से पेट्रोलिंग शुरू होगी, यह भी सहमति बनी है। 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल की जाएगी, अपनी अपनी पोजीशन उस समय के पहले की वापस ली जाएगी। पेट्रोलिंग पर बातचीत जारी है। देखिए, गलवान की बात करें पेट्रोलिंग पॉइंट 14, गोगरा की बात करें पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और हॉट स्प्रिंग एरिया की बात करें तो पेट्रोलिंग पॉइंट 15। यहां पर बातचीत अभी भी जारी है। जी हां, समझौते के मायने क्या है यह भी आप समझ लीजिए। LAC विवाद पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी, यह साफ तौर पर कहा गया है, नजर आ रहा है। अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल की जाएगी, जो कि बेहद जरूरी है। अब दोनों देशों की सेना में टकराव की आशंका कम होगी और मुमकिन है कि डिप्लॉयमेंट भी जो LAC पे किया गया है भारत की तरफ से, उसमें भी कमी आए। अभी फाइनल फैसला होना बाकी है।
हमारे साथ संजय भारद्वाज जी भी मौजूद हैं। संजय जी, किस तरह से आप देखते हैं भारत और चीन के आने वाले वक्त में बेहतर हो रहे संबंधों को, और इसमें रूस की, व्लादिमीर पुतिन की कितनी बड़ी भूमिका आपको नजर आती है? देखिए, दो तीन पहलू हैं इसकी। पहली बात कि भारत और चीन के संबंधों को देखते हैं तो एक देखते हैं कि जो चीन का जो रिकॉर्ड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बहुत खराब रहा है। हमने पंचशील किया लेकिन हमको 1962 देखने को मिला। उसके बावजूद हमारे उनके संबंध नहीं रहे। 1988 में हमने एक एग्रीमेंट किया कि लेट्स एंगेज, जो आज की बात है कि लेट्स एंगेज ऑन इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस, और हम जो बॉर्डर है उस पर स्टेटस को मेंटेन करेंगे, जो बॉर्डर है वो यथास्थिति में रहेगा। उसके बाद हमने कई एग्रीमेंट्स किए। 1993 में किया, जो पीस एंड ट्रांसक्यूरेटिव कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया, 1995 में किया। ये फिर से चीन का डिस्कम्फर्ट हुआ जैसे ही हमने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील किया, तो चीन को बेचैनी हो गई और उसने अपना नए नए प्रोजेक्ट्स लाना, जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ग्वादार पोर्ट डेवलपमेंट और हबन टोटा पोर्ट डेवलपमेंट, ये सारा जो एंगेजिंग और एनसर्कलिंग पॉलिसीज उन्होंने चलाया। और उसको जो बौखलाहट इतनी हो गई कि भारत ने जब बेल्ट और रोड इनिशिएटिव नहीं ज्वाइन किया तो उन्होंने डोकलाम, गलवान और ये सब चीज फिर से वापस से जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट साफ साफ दिखा कि बॉर्डर पे जो स्टेटस को की बात थी उसको नहीं माना। अब आया दबाव आया दो तरीके से। एक तो डोमेस्टिक फोर्सेस का दबाव है, क्योंकि भारत और चीन इतना आगे बढ़ चुके थे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में कि उसको पीछे ले जाना, उस पर सैंक्शंस लगाना मुश्किल हो रहा था। और उसमें जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जो क्योंकि खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट जो होता है उस पर प्रॉब्लम आ। अब चीन ने कहा कि हम डीकपलिंग नहीं कर सकते, कि आप इन्वेस्टमेंट चाहते हो और ट्रेड नहीं करेंगे, तो वो डीकपलिंग का इश्यूज आया और बिजनेसमैन ने प्रेशर किया तो कि नॉर्मल जो बिजनेस रिलेशन है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो स्थिति है, ये एक तो ये फैक्टर हुआ। दूसरा, जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं, देखिए एक बात साफ साफ है, भारत एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है, भारत की एक अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, और भारत मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी में कोई भी संगठन को किसी के विरोध भारत खड़ा नहीं करना चाहता। G7 के खिलाफ ब्रिक्स को नहीं खड़ा करना चाहता भारत, दोनों जगह उनकी मौजूदगी रहती है। क्वाड और जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, वो भी चाइना के खिलाफ भारत नहीं चाहता, भारत उसको नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज की तरफ धकेलता है। तो ये बात मान के चलिए कि भारत किसी के साथ इस तरीके से अलाइड नहीं होना चाहता, लेकिन अमेरिका के साथ हमारे बहुत मजबूत संबंध हो चुके हैं। हम 5 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हम अमेरिका के साथ कर चुके हैं। ये बात चीन को अब दोबारा समझ में आई कि अगर भारत के साथ इस तरीके की हरकतें करेंगे तो तुम्हारे को जवाब देने के लिए, कंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भारत तैयार है। और ये मुझे लगता है कि ये चीन को समझ में आया, सी जिनपिंग को समझ में आया, क्योंकि 15वां जो सबमिट हुआ, जो साउथ अफ्रीका में सबमिट हुआ, भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात कही। मनीष, मैं यहां पर आपसे चाहता हूं कि आप एक पॉइंट जरूर ऐड करें। हाल ही में हमने देखा कनाडा के मुद्दे पर किस तरह से फाइव आइज के सदस्य देश, अमेरिका हो, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, किस तरह से वो कनाडा के साथ खड़े नजर आए। कहीं ना कहीं अमेरिका ने यह बताने की कोशिश की कि उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं, और उसके बाद ब्रिक्स की यह मीटिंग हो रही है जिसमें व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर क्या उस मसले पर भी एक संदेश देते हुए नजर आएंगे ब्रिक्स के मंच से? बिल्कुल, देखिए ये बात सही है, कनाडा का उदाहरण एक है ही, लेकिन पिछले कुछ महीनों में देखें तो इस तरह के कई इंसिडेंट आए जिसके बाद भारत को भी लगा कि पश्चिमी देश, खास करके अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर अति निर्भरता सही नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत, रूस और चीन, इन तीनों का मानना था कि अमेरिका का एशिया में दखल ज्यादा नहीं होना चाहिए। बीते दिनों हमने देखा कि बांग्लादेश में क्या हुआ है। ऐसे में अगर मान लीजिए बांग्लादेश में, जैसा शेख हसीना दावा करती हैं, सेंट मार्टिन में अमेरिका अपना बेस बनाता है, तो भारत पर भी दबाव बनेगा। तो भारत ने भी तय किया कि रियलिस्टिक अप्रोच यह है कि इस वक्त चीन के साथ संबंध को सुधारा जाए। राष्ट्रपति पुतिन ने इस दिशा में पहल की थी, प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों तैयार हुए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो गया या भारत के लोग अब हिंदी चीनी भाई भाई की बात मानने लगेंगे। 1962 के बाद 2020 भी वो एक उदाहरण है जिसने मन में शंका जाहिर कर दिया है कि आप जिनपिंग को चाहे झूले पर झुला लें या नारियल पानी पिला लें, आखिरकार आपको गलवान जैसी इंसिडेंट हो सकते हैं और उसके लिए तैयार रहना होगा। इसीलिए भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट करके यह बता दिया कि अगर आप ऐसी हरकत करोगे तो हम दोबारा से भी इसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन एक ग्रेटर गुड में, ग्रेटर गुड यह है कि भारत, रूस, चीन और
एशिया के हित में जरूरी है कि यहां पर पश्चिमी देशों का या नाटो पावर का बहुत ज्यादा दखल ना हो। इसीलिए तय किया गया कि भारत और चीन के बीच संबंध सुधारा जाए। शर्त यही होगी कि सीमा पर शांति और स्थिरता कायम रहनी चाहिए, तभी संबंध सामान्य रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए एलएसी पर समझौते पर चीन ने मुहर लगाई है। जी हां, बड़ी खबर ये है, बड़ा अपडेट है और बड़ा डेवलपमेंट। अगर इसको नजर से देखें कि दोनों देशों के बीच इतने लंबे समय से तनाव चल रहा था, विवाद सुलझाने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये चीन ने कहा है। एलएसी समझौते को लागू करेगा चीन और विदेश मंत्रालय, चीन की तरफ से, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि इस बातचीत से पहले एक पॉजिटिव ग्राउंड तैयार किया गया है। एक ऐसा मसला जिसको लेकर डेडलॉक की स्थिति थी, लेकिन अब उसे सुलझाने, उसे ठीक करने पर सहमति बन गई है और उस पर चीन ने खुद स्टैंप लगाया है, खुद मुहर लगाई है। और देखिए एलएसी पर हुए समझौते पर चीन के विदेश मंत्रालय का क्या कहना है, ये हम आपको डिटेल में बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, चीन भारत विवादित मुद्दे का समाधान चाहते हैं, ये चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी और उसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने। विवादित मुद्दे सुलझाने की तरफ दोनों देश बढ़ रहे हैं, ये चीन ने भी माना है। प्रस्तावों को लागू करने पर चीन काम करेगा, यह चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया। भारत भी प्रस्तावों को सख्ती से लागू करे, ये एक्सपेक्टेशन भी अपने बयान में दिखाई गई है चीन के द्वारा, और द्विपक्षीय संबंधों को फिर से पटरी पर लाना चाहते हैं। ये देखिए, चीन की तरफ से साफ तौर पे ये इंडिकेट किया जा रहा है कि बायलैटरल रिलेशन को किस तरीके से वो ठीक करना चाह रहा है। शुक्ला सर, आप कैसे देखते हैं, ये हृदय परिवर्तन रातों रात तो नहीं हुआ होगा चीन का, और चीन वाकई में ऐसा कर रहा है, एनवायरनमेंट बना रहा है, भारत के तरफ सहयोग की दृष्टि से देख रहा है, उसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं, मूल वजह क्या देखते हैं, जबकि दुनिया में, ग्लोब में इस वक्त हालात बिल्कुल उल्टे हैं? शुक्ला सर, आपसे सवाल। बात यह कि विश्वास की जो दो पड़ोसी देशों के बीच चाहे कोई भी हो, जिस तरह के संबंध हमारे रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रशिया में, सोवियत यूनियन, रशिया में जिस तरह जो डेवलप हुए रशिया और चाइना के रिलेशन, उनमें भी आज भी काफ़ी वो हैं, समस्याएं हैं। तो हमें भारत को भी वो उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं आपको एक इसमें उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं खबारस शहर है एक, चीन के बॉर्डर के पास जी। वहाँ पर एक म्यूज़ियम है। वहाँ म्यूज़ियम में वो लोकल, और वहाँ पर ये दिखाया कि फलानी वहाँ पे इस तरह की जातियाँ रहती थी। तो उन्होंने एक तरह से दिखाया कि वहाँ चीनी नहीं रहते थे, ये जो है लोकल लोगों का इलाका है, ना कि चीन। तो इस तरह जो है ना, जैसे ये वो अरुणाचल की बात की थी, उन्होंने नाम बदल दिए थे। तो वहाँ आज भी ऐसे ही है कि चीन ने जो रूस के जो इलाके हैं उनके नाम बदले हुए हैं, पर उसको एक तरह से इग्नोर किया जा रहा है। क्योंकि जैसे कि मेरे सहयोगियों ने कहा कि हमारे जो है ट्रेड का भी इम्पोर्टेंस है, हम लोगों के लिए इकोलॉजी का भी है। तो हम सबको जो चीन का जो कसक है, जो विश्वास नहीं है हमारे पास, वो बहुत सालों तक ये नहीं जाएगी समस्या। तो हमें इनको, जो रूस का जो ख़ास तौर से जो SCO जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बना ही इसलिए है कि वो सोवियत और चीन के बीच जो वो थी सीमा थी जी, उसमें ही सब समस्या है विश्वास पैदा करने की। तो कहीं ज़्यादा है, कहीं अच्छा है। बिल्कुल 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 सर, आपने सही कहा। लेकिन प्रोफेसर संजय भारद्वाज, पश्चिमी देशों को कितनी चुनौती दे पाएगा ब्रिक्स के मंच से? क्या चैलेंज दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा? ये सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन ब्रिक्स क्या एक तरह का वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज करने की कोशिश करता हुआ आज की तारीख में आपको नजर आता है? बहुत संक्षेप में देखिए, अगर 2015 जो 15वां समिट इसको देखेंगे, जो पिछला जो समिट हुआ साउथ अफ्रीका में, उसमें तो ब्रिक्स में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स और डिफरेंसेस देखने को मिला। शी जिनपिंग डिनर पे नहीं गए, बिजनेस डिनर था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। पुतिन के पार्टिसिपेशन पे सवाल था।
साउथ अफ्रीका का कौन रिसीव करेगा हेड ऑफ द स्टेट्स को, वो कई डिस्प्यूट्स थे, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड, और लग रहा था कि ब्रिक्स बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से ये ब्रिक्स सबमिट हो रहा है और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, खासकर जो 3 मेजर प्लेयर है, जो रशिया है, चाइना है और इंडिया है, अगर इनमें एक सहमति वाकई बन जाती है और एक तरीके से जो चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट और रिविजनिस्ट एक थ्रेटनिंग जो एक रवैया में अगर सुधार करता है, तो उम्मीद की जा सकती है कि वेस्ट का जो प्रभाव है एशिया में और बाकी क्षेत्रों में उसको मिनिमाइज और बैलेंस करने का एक प्रयास हो सकता है। इसमें पुतिन की भी जरूरत है आज के दिन, चीन की भी जरूरत है, और भारत निश्चित रूप से चाहता है कि शांतिपूर्ण रहे और हम भी जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंटल ड्राइव की तरफ बढ़ रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको बनना है, हम शांतिपूर्ण हम विकास चाहते हैं, तो निश्चित रूप से भारत भी एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है रशिया और चीन के साथ जुड़ के अपना व्यापार को आगे बढ़ाए। सिक्योरिटी का जहां तक मुद्दा है, वहां पे अगर चाइना थ्रेट करता है तो निश्चित रूप से अमेरिका के साथ भारत के संबंध बेहतर रहेंगे और उसको मजबूत रखा जाएगा। तो ये इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि ब्रिक्स में अगर ये अंडरस्टैंडिंग इन तीनों एक्टर्स में हो जाती है, तीनों देश में हो जाती है, तो निश्चित रूप से अमेरिकन और वेस्टर्न डोमिनेंस है जो एशिया में है, जो साउथ चाइना सी है या वेस्ट एशिया में जो बढ़ रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको कुछ हद तक रिजोल्व कर पाएंगे और भारत जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और ये सिलसिला हम जारी रखेंगे क्योंकि आज होने वाली इस महामुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। महामुलाकात कॉन्क्लेव लगातार TV9 भारतवर्ष पर जारी है। तमाम खास मेहमानों का